Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 21st ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आज के जो करेंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज हमें अपार आईडी क्या होती है, कितने डिजिट की होती है और अभी न्यूज में क्यों है, हम वो देखेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा भीम यूपीआई जो एप्लीकेशन होता है, उसके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पे काफी सारे पर्सन है जो न्यूज में है, उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई थिंक आपको मोटा माटी समझ में आ चुका है कि आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या रहने वाले हैं। ओके, आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। आइए स्टार्ट करेंगे 21 मार्च के करेंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर मैंने स्टैटिक पॉइंट भी ऐड ऑन किए हैं, जिससे आने वाली एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। करेंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिक भी कवर करते हुए जाओ। क्लियर है? तो देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज। तो 21 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। ये पहला एडिशन है क्योंकि कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन को पास किया था और कहा था कि लगातार जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, हमें ग्लेशियर को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। इसलिए 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने। और यूनाइटेड नेशन ही पहली बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर सेलिब्रेट कर रहा है। ये जो सेलिब्रेशन होगा ये पेरिस में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी थीम क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्लियर है? तो 21 मार्च को हम पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। ओके है जी। तो यहाँ पर कुछ समय पहले आप लोगों को कई सारे ग्लेशियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। आपको मैंने याले ग्लेशियर के बारे में या याला ग्लेशियर के बारे में बात की थी, जो कि लगातार गायब होते जा रहा है, मेल्ट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये याले ग्लेशियर या फिर याला ग्लेशियर कहाँ पर है, किस कंट्री में आपको ये देखने को मिलेगा? क्लियर है? तो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर 21 मार्च को हम मना रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। 2012 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को डिक्लेयर किया था क्योंकि फॉरेस्ट का क्या रोल होता है हमारे जीवन में, हमारे इकोसिस्टम के लिए फॉरेस्ट की क्या भूमिका है। तो लोगों को कंसर्न रेज करना, अवेयरनेस दिलाना कि फॉरेस्ट का क्या रोल है हमारे जीवन में। और थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड फूड आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम 21 मार्च को मनाते हैं सिंस 2012। तो ग्लेशियर हो गए, फॉरेस्ट हो गए। ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट के बाद आते हैं हम डाउन सिंड्रोम पे। तो आज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी है और ये 14th नंबर का सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल नेटवर्क 14th वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसकी थीम है इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम। पहली बार वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। नौ बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो हमारे शरीर में अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 46 क्रोमोसोम हमारे शरीर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, एक टाइनी पैकेज होता है जिसमें जीन्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ये जीन्स बताते हैं कि हमारी बॉडी कैसे दिखेगी, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है उसी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो जब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए क्रोमोसोम नंबर 21 की तो उसे ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है, इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इसमें बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो फिजिकली भी चैलेंज हो जाता है। इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं और 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है।
तो 21 मार्च को 3 दिन हो गए। कौन कौन से दिन हो गए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर, सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड थर्ड है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ये तीनों दिन 21 तारीख को मना रहे हैं। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया गया है और इस बार वापस से जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो टॉप पर आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्डिक कंट्रीज का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब सबसे खुशहाल देश है, एकदम खुश है वहां के लोग। वहां पे आपका लाइफ बहुत अच्छी है, जीडीपी पर कैपिटा काफी अच्छी है, तो वहां के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। तो फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड है, वो भी 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 8वीं बार फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, मतलब सभी नॉर्डिक कंट्रीज आपको टॉप 5 में देखने को मिल रही हैं। इंडिया 118 पोजीशन पे है आउट ऑफ 147 कंट्री, 118वें स्थान पर इंडिया है 147 कंट्रीज में। अगर हम बात करेंगे अपने नेबर्स के बारे में, तो कुछ ऐसे नेबर्स हैं जिनकी पोजीशन हमसे बेहतर है। अगर हम देखें, श्रीलंका 133 नंबर पे है, बांग्लादेश 134 पे, पाकिस्तान 109 पे और नेपाल 92, चाइना 68 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान आपको लोवेस्ट नंबर पे मिलेगा, मतलब अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया है कि लगातार वहां पर जो जीवन है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो अफगानिस्तान आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। बॉटम 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, सियरा लियोन और लेबनान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है या इसको रेडी कौन करता है? तो 3 ग्रुप्स का कोलैबोरेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, हाउसेस द बेल बीइंग रिसर्च सेंटर गैलप, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को रेडी करने का काम करते हैं, जहां पर 6 फैक्टर पे बेस्ड इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आपका जीडीपी पर कैपिटा क्या है, आपकी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब लोग कितने साल तक जीते हैं, सोशल सपोर्ट कितना है, सोशल लाइफ कैसी है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन लेवल गवर्नमेंट में कितना है, और जेनरसिटी। तो ये 6 फैक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो काफी सारी न्यूज हमें देखनी बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स भी बना सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर पीडीएफ को आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन अवेलेबल है, वो भी कैटेगरी वाइज, और मंथली कंपाइलेशन भी चल रहा है। हम लोगों ने मंथली कंपाइलेशन में इंडेक्स रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, साइंस टेक, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज, ये सारे सेगमेंट्स को ऑलरेडी कंपाइलेशन में कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैंकिंग न्यूज को कवर करेंगे आज फरवरी मंथ की। और यहाँ पे रिवीजन पर्पस के लिए एक करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च हुई है जिसमें 300 एमसीक्यू हैं और पूरे महीने के 1 लाइनर भी हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। अगर आप पूरी मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते तो 300 एमसीक्यू और 1 लाइनर भी अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पूरा महीने का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आप मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में ये पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्लियर है? यहाँ तक अगर मैटर क्लियर हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके, चलिए अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, कुछ बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, तो देखिएगा आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करना। वहां पर हिस्ट्री कोर्स अवेलेबल है बाय द भूमिका मैम। इन्होंने, भूमिका मैम ने एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल कवर किया है और पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो भी पीडीएफ इसके साथ मर्ज की गई है। तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा केवल 299 रुपीज में अवेलेबल है, जो कि कवर करता है आपके सभी वनडे एग्जाम्स को। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और काफी सारे डेमो भी पड़े हुए हैं, तो आप डेमो भी देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यू कवर किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं डेमो को चेकआउट करने के लिए। और साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है
पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आप साइंस के कोर्स के भी डेमो लेक्चर्स को देखकर वीडियो कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहली पर्सन है जिनका नाम है मृदुलिका झा। मृदुलिका झा को रामनाथ गोइंका अवार्ड दिया गया है इन जर्नलिज्म। तो यहाँ पे आज तक की जर्नलिस्ट है मृदुलिका झा और इन्हें रामनाथ गोइंका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म दिया गया है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि रामनाथ गोइंका अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो जर्नलिज्म की या पत्रकारिता के क्षेत्र में एक्सीलेंस वर्क करते हैं उनको रामनाथ गोइंका अवार्ड दिया जाता है। मृदुलिका झा आज तक की रिपोर्टर है। इन्होंने डंकी रूट, किस तरीके से हरियाणा के जो यूथ है वो डंकी रूट को अडॉप्ट कर रहे हैं और इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं, तो इस तरीके से इन्होंने एक पूरी कंपाइल की एक रिपोर्ट को कंपाइल किया था, कवरेज प्रोवाइड किया था, इसलिए इन्हें रामनाथ गोइंका अवार्ड दिया जा रहा है। ये 19th एडिशन आपको रामनाथ गोइंका अवार्ड का देखने को मिलेगा, जिसमें 27 जर्नलिस्ट को 20 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रामनाथ गोइंका जो है वो फाउंडर थे इंडियन एक्सप्रेस के, और उनके फाउंडेशन के द्वारा रामनाथ गोइंका ट्रस्ट या रामनाथ गोइंका फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। इन अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपीज प्राइज मनी दिया जाता है। ये 19th एडिशन है, जिसमें चीफ गेस्ट थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी 20 कैटेगरी नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल बताती हूँ कि प्रिंट कैटेगरी में हिंदी में दिया गया है मृदुलिका झा को, जो कि आज तक से संबंधित है। वहीं अगर बात करते ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में हिंदी से संबंधित हैं सिद्धांत मोहन, जो कि लल्लन टॉप पे काम करते हैं। ठीक है, लल्लन टॉप में काम करते हैं। तो ये 2 नाम याद रख लीजिए, बाकी सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो यही है कि रामनाथ गोइंका अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो जर्नलिज्म या पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दीना मेहता के बारे में। ये है दीना मेहता। इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन चुकी है? दीना मेहता बन चुकी हैं। इनका टेन्योर 2025 से लेकर मार्च 2028 तक रहने वाला है। फिनो फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है और 2007 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है विच इज पेमेंट बैंक। तो क्वेश्चन बना है और इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि पेमेंट्स बैंक का फॉर्मेशन किस कमिटी की रिकमेंडेशन से हुआ। तो हमारे देश में कई सारे पेमेंट बैंक है जो कि हमारे स्मॉलर रीजन, जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, अनबैंक्ड रीजन है, वहां पर हमारे पेमेंट्स बैंक काम करते हैं सिमिलर टू द बैंक सिस्टम। नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन से पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन किया गया था। पेमेंट बैंक रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और इनको लाइसेंस दिया जाता है अंडर द सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेमेंट बैंक को लाइसेंस कौन देता है, आंसर हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 22 में पेमेंट बैंक के लाइसेंस के प्रोविजन से इनको गवर्न करने का काम या इनको रेगुलेट करने का काम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर पेमेंट बैंक को मैनेज किया जाता है। ठीक है, पेमेंट बैंक कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते? तो पेमेंट बैंक जो है वो लोन और क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते, ये टाइम डिपॉजिट और एनआरआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और अपनी सब्सिडरीज को भी ओपन नहीं कर सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पेमेंट बैंक पे। आपको याद करना है नचिकेत मोर कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ, और दीना मेहता फिनो पेमेंट बैंक की वापस से आपको देखने को मिल जाएंगी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेटअप इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री पैनल ऑन फिनटेक। हमारे देश की जो फिनटेक है, फिनटेक मतलब वो कंपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए और फिनटेक को रेगुलेट करने में जो भी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी का, एक हाई लेवल फिनटेक कमिटी का फॉर्मेशन किया गया है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक का फॉर्मेशन किया गया है और इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो कौन है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? आंसर हो जाएगा एम नागाराजू। ठीक है, इस कमेटी को हेड कर रहे हैं एम नागाराजू। इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब मैत्री इस कमेटी का पार्ट है।
DPIIT इस कमेटी का पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग और RBI और सेबी के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी में होंगे। इस कमेटी को कहा गया है आप अपनी पहली मीटिंग से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करो। क्लियर है? इसके अलावा इस कमेटी में आपको कई सारे फिनटेक कंपनी के CEO एंड फाउंडर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अजय कौशल जो कि को फाउंडर है बिल्डेस्क के, जितेंद्र गुप्ता फाउंडर है जुपिटर के, एको के फाउंडर जो कि आपको शार्क टैंक इंडिया जो शो आता है उसमें भी देखने को मिले होंगे। एको के फाउंडर कौन है? वरुण दुआ। फिर ललित केसरे ये CEO हैं ग्रो के। ये सभी लोग इसके पार्ट मिल जाएंगे। तो इन 4 कंपनी के नाम आपको याद रखने हैं स्पेशल, ठीक है। चलिए अगला नाम आता है इंद्रनील भट्टाचार्य। इन्हें अपॉइंट किया गया है RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इनका टेन्योर 19 मार्च से स्टार्ट हुआ है और इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में है। अब ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट, चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, अदरवाइज PDF तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन विथ इनहांस अलोकेशन फॉर 24, 25 एंड 25-26। तो यहाँ पे कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन को एक्सटेंड किया है। कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? 15 फाइनेंस कमीशन के टेन्योर तक। 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर कब तक है? तो 15 फाइनेंस कमीशन 2021-22 से 2025-26 तक है। तो 25-26 तक के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को एक्सटेंड किया गया है। और जब कोई मिशन एक्सचेंज होता है तो इनिशियली हम क्या करते हैं? एक्सटेंडेड बजट भी अलॉट करते हैं। तो यहाँ पे रिवाइज जो आउटलेट है वो 3400 करोड़ रुपीस का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ रिवाइज आउटलेट ऑफ 3400 करोड़ रुपीस फॉर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। इसमें एडिशनल 1000 करोड़ रुपीस का बजट है। इस 1000 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए, और जो हमारी इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स हैं, ठीक है, उन ब्रीड्स के मतलब साइंटिफिक इंटरवेंशन मतलब IVF से हम इन ब्रीड्स को और भी ज्यादा ग्रोथ करें। इस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहाँ पे जो आपने गोकुल मिशन को एक्सटेंड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नए फीचर्स को एड ऑन किया होगा। तो जो नए फीचर एड ऑन हुए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन में हम उनके बारे में बात करेंगे। वन टाइम असिस्टेंट या 35% फॉर हाइफर रियरिंग सेंटर। हाइफर क्या होते हैं? जो न्यूबॉर्न काउ बेबीज होते हैं उनको हाइफर कहा जाता है। तो इनके अगर रियरिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं तो 35% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। Establishment of 30 हाउसिंग फैसिलिटी फॉर 15,000 हाइफर्स। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा हाई जेनेटिक मेरिट IVF के जरिए अगर काऊ का बेबी काऊ का जन्म होता है। फार्मर टेकिंग लोन फ्रॉम द मिल्क यूनियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर IVF हाइफर्स विल रिसीव इंटरेस्ट सबवेंशन। तो यहाँ पे अगर कोई भी किसान IVF के जरिए काऊ के बच्चे का जन्म कराता है और उसके लिए उसको लोन की जरूरत है तो आपको जो मिल्क यूनियंस हैं, बैंक्स हैं, आपको लोन देंगे और लोन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये कुछ नए कंपोनेंट्स को एड ऑन किया गया है अंडर दिस इनिशिएटिव। नाउ बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसका पर्पस है हमारे देश में कंजर्वेशन करना एंड डेवलपमेंट करना इंडिजीनियस बोबाइन ब्रीड का, जिससे हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इस स्कीम को 2014 में लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन काम करता है। मतलब लगभग आप कह सकते हो 10-11 साल इस मिशन को कंप्लीट हो चुके हैं। तो इतने सालों में क्या कुछ ग्रोथ हुई है हमारे देश में? आंसर है यस। अगर हम देखें राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या इम्पैक्ट है पिछले 10 सालों में, तो 10 सालों में हमारे देश में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 63.55% इंक्रीज हुआ है। भारत मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबल है वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले 307 ग्राम पर डे मिल्क अवेलेबल था और अब 471 ग्राम्स पर डे मिल्क अवेलेबल है। फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है 26.34%, ठीक है। नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम से 8.39 करोड़ एनिमल्स को कवर किया गया है। 22 IVF लैब्स ओपन की गई हैं
और 2541 हाई जेनेटिक मटेरियल काफ्स बॉर्न थ्रू IVF। तो लगभग 2500 जो काफ्स हैं, जो न्यू बॉर्न काफ्स हैं, उनका जन्म हुआ है IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और 22 IVF लैब्स आपको देखने को मिलेंगी अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्लियर? अगली कहानी समझेंगे। कैबिनेट अप्रूव रिवाइज 2790 करोड़ रुपीस डेयरी डेवलपमेंट स्कीम टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। कैबिनेट की मीटिंग को चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने रिवाइज की है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए एडिशनल 1000 करोड़ रुपीस दिए हैं। ठीक है, तो टोटल जो बजट हो गया है वो 2790 करोड़ रुपीस हो गया है फॉर 15th फाइनेंस कमीशन, मतलब 21-22 से 25-26 तक। ठीक है, यहाँ एडिशनल 1000 करोड़ रुपीस का बजट है, तो टोटल बजट कितना हो चुका है? 2790 करोड़ रुपीस अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या है? हमारे डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, जिससे हमारे देश में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। क्लियर है? इसके दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट ए जो है वो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करेगा। कंपोनेंट नंबर जो 2 है वो डेयरी थ्रू द कोऑपरेटिव इन पार्टनरशिप विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो जापान की एजेंसी के साथ हमारे डेयरी कोऑपरेटिव का एग्रीमेंट साइन होगा। अब हमारा यहाँ पे आउटकम क्या होना चाहिए? मतलब हमने 1000 करोड़ रुपीस दिया है, तो हमारे कुछ ना कुछ माइंड में सेटअप्स होंगे, माइंड में टारगेट्स होंगे। तो हमारा टारगेट है कि हमें 10,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है, 3.2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, जिसमें 70% वीमेंस को फायदा हो। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। नाउ अब बात करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर SBI एग्जाम। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, उसके लिए VVIP मुझे लगता है ये 7 स्टार है, और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बात हो रही है? कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ रुपीस इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश में भीम UPI ट्रांजेक्शन, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो। डिजिटल ट्रांजेक्शन तब इंक्रीज होंगे जब लोगों को लालच मिलेगा कि अगर आप ऑनलाइन भीम UPI से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अप टू 2000 रुपीज के ट्रांजेक्शन, अगर आप 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कोई भी इंसेंटिव नहीं है। 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, और इस इंसेंटिव को देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। Union Cabinet has approved 1500 crore rupee incentive scheme to promote low value Bhim UPI transaction for FY 24-25, जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगा। इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो UPI करता है परसेंट टू मर्चेंट। ठीक है, और मिनिमम जो आपका 2000 रुपए से कम का UPI होना चाहिए। अगर 2000 रुपए से ज्यादा का UPI है तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अगर इसके पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये जो 0.15% आपका इंसेंटिव है, तो 80% इंसेंटिव डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगा, और 20% जो है वो कंडीशनल है, जिसमें आपके टेक्निकल चार्जेस 10% और 10% आपका जो जितना आप सर्विसेज सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ चार्जेस डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2000 रुपए तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो अब आपको यहाँ पे 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर लार्ज अमाउंट होता है तो आपको कोई भी इंसेंटिव यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। हमारा टारगेट है कि 20,000 करोड़ टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम करना 2024-25 में। क्लियर है? हमारा स्पेशल फोकस जो है वो रूरल और रिमोट एरियाज होगा। नेक्स्ट है BCCI ऑनर टीम इंडिया विथ 58 करोड़ रुपीस आफ्टर ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने जीत ली है, जो कि कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी, न्यूजीलैंड को हराकर। और ये 3rd नंबर की ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी थी जो भारत ने जीती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब BCCI ने अनाउंस किया है जो हमारी विनिंग टीम है और इसके जो भी स्टाफ मेंबर्स है सबको मिलाकर हम 58 करोड़ रुपीस यहाँ पर प्राइज मनी दे रहे हैं। ठीक है, 58 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। अगर हम BCCI के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो रोजर बिनी है। सेक्रेटरी कौन है? देवजीत सेखिया है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करेंगे अपार ID के बारे में। ठीक है, अपार का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपार का मतलब है
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि 12 डिजिट का एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है, एक 12 डिजिट का एक यूनिक स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसका पर्पस है वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है। इसमें बच्चे अपने सभी एकेडमिक रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं और ये आपको डिजी लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिजी लॉकर से आप अपने क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। कई बार हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं, ट्रांसफर लेते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर में स्टोर करने की परमिशन देता है और आपका एक यूनिक 12 डिजिट का आईडी जनरेट होता है, जिसे अपार आईडी कहते हैं। अपार का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस रहे हैं जिनका नाम है के.एस. पुट्टास्वामी। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था 2019 में, उन्होंने कहा था कि बच्चों को जरूरत नहीं है कि बेसिक एजुकेशन के लिए उनको आधार की रिक्वायरमेंट हो। आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट बेसिक एजुकेशन के लिए नहीं है। अगर बच्चों को कुछ करना ही है तो वो अपार आईडी जनरेट करें। अपार आईडी में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट पुश कर रही हैं बच्चों को कि वो अपार आईडी को अडॉप्ट करें, और एक बहुत बड़ा प्राइवेसी का कंसर्न लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अपार आईडी का ओरिजिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका पर्पस क्या है? स्ट्रीमलाइन करना एकेडमिक रिकॉर्ड और एकेडमिक रिकॉर्ड को सेफली मैनेज करना। इसमें आपको डिजिटल लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हायर एजुकेशन स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया अपार आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री लीड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन। अब देखो होता क्या है, आप भी अपने आप के साथ फील करते होंगे, आपके सराउंडिंग में आप फील करते होंगे। पहले जब चार लोग आपस में बैठा करते थे तो आपस में बातें किया करते थे, लेकिन अब अगर चार लोग आपस में बैठे हैं तो वो एक दूसरे से बातें नहीं करते, वो अपने फोन में देखते रहते हैं। तो बियॉन्ड द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर आइए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एडिक्शन हो चुका है मोबाइल फोन चलाने का, स्क्रीन चलाने का, तो उन लोगों के लिए डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, और ऐसा करने वाला पहला राज्य आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन फोकस ऑन रिड्यूसिंग डिजिटल एडिक्शन थ्रू स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको डिजिटल एडिक्शन हो चुका है, उनको सपोर्ट करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स मिशन की शुरुआत की है। इसमें पार्टनरशिप है कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का, पावर्ड बाय द कहा माइंड हेल्थ केयर। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई थी मुझसे। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉडकास्ट हुआ है, और ये पॉडकास्ट किसने किया है? लेक्स फ्रिडमैन ने किया है। अब इन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक विलेज के बारे में, एक गांव के ऊपर डिस्कशन किया था। उस विलेज का नाम है विचारपुर विलेज। विचारपुर विलेज मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मिनी ब्राजील कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनी ब्राजील किस विलेज को कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा विचारपुर विलेज, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बताया गया कि हर एक फैमिली, इस गांव की हर एक फैमिली और उसके पूर्वज, उनकी फोर्थ जनरेशन फुटबॉल खेलती है, और लगभग 80 नेशनल फुटबॉल प्लेयर इस विलेज से आए हैं, इसलिए इसे मिनी ब्राजील कहा गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे मिनी ब्राजील अपने मोदी जी की जो मन की बात आती है उसमें भी कहा है, और जो पॉडकास्ट हुआ था लेक्स फ्रिडमैन के साथ उसमें भी कहा है। क्लियर हो चुका है इतनी चीजें? आइए अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कल हम लोगों ने क्या सीखा था। मतलब करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर के फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सेटअप की है एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमिटी ऑन फिनटेक। ठीक है, पूछा जा रहा है इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा एम नागाराजू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बजाज ऑटो? आंसर क्या हो जाएगा? राजीव बजाज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ डेडिकेटेड स्क्वाड लॉन्च बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट ईव टीजिंग? तो यहाँ पर लॉन्च किया है शिष्टाचार स्क्वाड बाय द दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। What is the total budget outlay for the revised national program for dairy development for period 21-22 to 25-26? तो यहाँ पर कितना है? 2790 करोड़ रुपीस का बजट आपको देखने को मिल जाएगा।
व्हाट इज द टोटल अलोकेशन ऑफ रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपीस का बजट आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने बात की थी कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे था, ठीक है, जिसकी थीम क्या थी, अ ट्रिब्यूट टू नेचर टाइनी मैसेंजर। फिर इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हमने सेटअप किया इंदौर मध्य प्रदेश में। दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड की शुरुआत की है। मेघालय में इनॉग्रेट हुई है पहली साइंटिफिक कोल माइन आफ्टर डिके ऑफ बैन। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है भारत का पहला ऑनलाइन डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। सिटी यूनियन बैंक ने पार्टनरशिप की है सनराइजर हैदराबाद के साथ। फिर हम लोगों ने ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स के बारे में बात की थी, जिसमें नॉर्वे टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग 24 है। हम लोगों ने बात की थी वरुण एक्सरसाइज के बारे में, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में हो रही है और भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेट कर रहा है। इसरो ने इंडिजीनियसली डेवलप की है 2 माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिनका इस्तेमाल स्पेस एप्लीकेशन में किया जाएगा। अपकमिंग जो PSLV C60 मिशन है उसमें किया जाएगा। एक है विक्रम 3201 और दूसरा है कल्पना 3201। ठीक है जी। नेक्स्ट है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हो चुकी इंग्लैंड में। इंडियन एथलीट ने 33 मेडल जीते थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में, जो कि इटली में हुए हैं। इसमें 8 गोल्ड मेडल है। मियारा एंड्रीवा जो कि रशिया की प्लेयर है, इन्होंने इंडिया वेल्स 2025 टाइटल जीता है और वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सबलेंका को हराया है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला है 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है और जसप्रीत बुमराह स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर मिल जाएंगे। जस्टिस PN प्रकाश ने मेमोरीज एंड माइलस्टोन बुक को लॉन्च किया है, जो कि हिस्ट्री को बताता है ब्लू क्रॉस चेन्नई की। फिर हमने बात की थी कृष्णा मचारी श्रीकांत के बारे में, इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है विजन 2020 का। फिर नागा साइंटिस्ट डॉक्टर शेंगलोंग, इनका निधन हो चुका है। इन्हें मैन ऑफ साइंस ऑफ USA के नाम से जाना जाता है। और महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट अरविंद सिंह मेवाड़ का भी निधन हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अब एक ट्राइब है, एक जनजाति है जिसका नाम है जोम्बी। तो जोम्बी ट्राइब रिसेंटली न्यूज में है। आपको बस रिसर्च करनी है और मुझे बताना है कि जोम्बी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। जो भी सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिप्लाई भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके जी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी देश दुनिया की बाकी खबरें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार मैं कहना चाहूंगी कि लिंक को शेयर कर दो आपके वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।